नमस्कार। गोवा का नाम सुनते ही मन में खूबसूरत बीच और छुट्टियों का ख्याल आता है ना? बिल्कुल। लेकिन ये शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि 1947 में जब पूरा भारत आज़ाद हुआ, तब गोवा वो तो अगले 14 साल तक पुर्तगाली शासन में ही था। जी हाँ, ये बात अक्सर नजरअंदाज हो जाती है। गोवा की कहानी भारत के बाकी हिस्सों से काफी अलग है। लगभग 450 साल का कॉलोनियल रूल और फिर एक लंबा संघर्ष। ये सिर्फ एक राजनीतिक घटना नहीं थी, ये एक आप कह सकते हैं कि गहरी सांस्कृतिक लड़ाई भी थी। तो आज हमारे पास जो भी लेख और ऐतिहासिक जानकारी है, उसी के आधार पर हम गोवा की इसी अनोखी आज़ादी की कहानी को थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। जरूर। जानना ये है कि आखिर वो कौन सी वजहें थीं, कौन लोग थे इसमें शामिल, और क्या-क्या संघर्ष हुए जिन्होंने गोवा की किस्मत बदली। देखिए, इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। 1498 में वास्को डिगामा आया। हाँ। उसके बाद करीब 1510 के आसपास अल्फांसो द अल्बुकर्क ने गोवा पर कब्जा जमा लिया और यहीं से मतलब भारत में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ी। और ये सिलसिला चला 450 साल तक। जी, लगभग 450 साल। बहुत लंबा समय। 450 साल, ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक कब्जा था, या इसका असर गोवा के समाज पर, वहां की संस्कृति पर कहीं ज्यादा गहरा पड़ा? नहीं, असर बहुत गहरा था, बहुत ज्यादा। पुर्तगालियों का मकसद सिर्फ राज करना नहीं था, वो गोवा की पहचान, वहां की संस्कृति को बदलना चाहते थे। अच्छा। हाँ, और इसका सबसे भयानक रूप देखने को मिला 1560 के गोवा इंक्विजिशन में। इंक्विजिशन, वो क्या था? वो एक तरह की चर्च की अदालत थी। उसने मतलब जबरदस्ती धर्म बदलवाया लोगों का। हे भगवान! और जो इनकार करते थे उन्हें भयानक सजाएं, यातनाएं दी जाती थीं। हजारों मंदिर तोड़े गए और तो और कोंकणी भाषा, उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। अपनी ही भाषा बोलने पर पाबंदी? जी हाँ, सोचिए, अपनी भाषा बोलने पर सजा। ये तो एक तरह का सांस्कृतिक दमन ही था। ये तो वाकई बहुत भयानक है। और फिर बाद में आपने जिक्र किया एंटोनियो सालाज़ार की तानाशाही का। जी। 1932 में। हाँ, सालाज़ार के दौर में तो मतलब नागरिक अधिकार लगभग खत्म ही कर दिए गए थे। न बोलने की आज़ादी, न कहीं इकट्ठा होने की। हालत ये थी कि शादी के कार्ड तक सेंसर होते थे। शादी के कार्ड भी? जी, इतना ज्यादा कंट्रोल था। लेकिन इतना दमन हुआ तो क्या विरोध की कोई आवाज नहीं उठी, कोई प्रतिरोध नहीं हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। विरोध तो शुरू से होता रहा। छोटे छोटे विद्रोह हुए, जैसे 1583 का कुंकलिम विद्रोह काफी मशहूर है। अच्छा। लेकिन 20वीं सदी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब डॉक्टर जूलियाओ मेनेजिस ने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को गोवा बुलाया। ये 1946 की बात है। अच्छा, समाजवादी चिंतक डॉक्टर लोहिया, उनके आने से क्या फर्क पड़ा? लोहिया जी ने देखा कि लोगों में गुस्सा तो है, पर वो बिखरा हुआ है, संगठित नहीं है, और नागरिक अधिकार तो है ही नहीं। तो उन्होंने 18 जून 1946 को मडगांव में एक सभा रखी। जबकि सभा पर रोक थी। बिल्कुल। उन्होंने जानबूझकर उस रोक को चुनौती दी, नागरिक अवज्ञा का आह्वान किया। उनको गिरफ्तार भी किया गया। तो उनकी गिरफ्तारी ने आग में घी का काम किया होगा। एकदम। उस घटना ने गोवा के स्वतंत्रता आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। इसीलिए 18 जून आज भी गोवा में क्रांति दिवस के तौर पर मनाया जाता है। फिर आया 1947। भारत आजाद हो गया। गोवा के लोगों की उम्मीदें तो बहुत बढ़ गई होंगी। हाँ, बिल्कुल। लगा होगा कि अब बस पुर्तगाली चले जाएंगे। लेकिन पुर्तगाल जाने को तैयार नहीं था। तो भारत सरकार ने क्या किया, क्या कदम उठाए? देखिए, भारत सरकार ने पहले तो कूटनीति का रास्ता अपनाया, बातचीत से हल निकालने की कोशिश की। पर पुर्तगाल टस से मस नहीं हुआ। वो गोवा को अपना अभिन्न अंग मानता था। और इसमें एक और पेंच था। क्या? पुर्तगाल उस समय नाटो का सदस्य था। ओह हाँ, नेटो। तो कोई भी सैन्य कार्रवाई होती तो उसके अंतर्राष्ट्रीय असर हो सकते थे, खासतौर पे उस शीत युद्ध के माहौल में। तो इसी वजह से नेहरू जी शुरुआत में सैन्य कार्रवाई के पक्ष में नहीं थे। हाँ, पंडित नेहरू हिचक रहे थे। वो अंतर्राष्ट्रीय विवाद नहीं चाहते थे। तो फिर रास्ता क्या निकला? लोगों ने क्या किया? तो संघर्ष 2 स्तरों पर तेज हुआ। एक तरफ तो सत्याग्रह आंदोलन चला। सत्याग्रह? हाँ, पूरे देश से लोग सत्याग्रही बनकर गोवा जाने लगे, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने। लेकिन पुर्तगाली सरकार का रवैया कैसा था? बहुत क्रूर। उन्होंने 1955 में निहत्थे सत्याग्रहियों पर गोलियां चलवा दी। सच में? जी। उसमें कई लोग शहीद हुए, जैसे बालारावा मापारी थे, उन्हें पहला शहीद माना जाता है।
मदुलमैया जैसे बड़े नेता सालों तक पुर्तगाली जेलों में बंद रहे। ये तो बहुत दुखद था। और दूसरा स्तर क्या था संघर्ष का? दूसरा स्तर था सशस्त्र संघर्ष का। कुछ राष्ट्रवादी थे जैसे विश्वनाथ नारायण लवांडे, उन्होंने 1947 में ही आजाद गोमांतक दल बना लिया था। अच्छा, आजाद गोमांतक दल? हाँ, इसी दल ने 1954 में दादरा और नगर हवेली को पुर्तगालियों से आजाद कराया था। अरे वाह! और मोहन रानाडे जैसे क्रांतिकारी भी थे जिन्होंने हथियारबंद लड़ाई लड़ी। उन्हें भी बहुत लंबी सजा हुई पुर्तगाली जेल में। मतलब अपनी ही जमीन की आजादी के लिए इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। बिल्कुल। और इस पूरे आंदोलन को आर्थिक मदद की भी जरूरत थी, तो उसके लिए सुधीर फड़के जी और लता मंगेशकर जी ने पुणे में कार्यक्रम करके चंदा भी इकट्ठा किया था। अच्छा, लता जी ने भी योगदान दिया था? जी हाँ। तो मतलब अहिंसक सत्याग्रह भी चल रहा था और सशस्त्र क्रांति की कोशिशें भी। वो आखिरी पल कब आया जब भारत सरकार ने तय कर लिया कि अब सैन्य कार्रवाई करनी ही पड़ेगी? वो मौका आया नवंबर 1961 में। हुआ ये कि पुर्तगाली सैनिकों ने भारतीय मछुआरों की नाव पर गोली चला दी। ओह! हाँ, और उसमें एक मछुआरे की मौत हो गई। बस ये घटना एक तरह से आखिरी ट्रिगर साबित हुई। तो फिर ऑपरेशन विजय? बिल्कुल। भारत सरकार ने फैसला किया और ऑपरेशन विजय लॉन्च किया। 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना गोवा में दाखिल हुई। और ये ऑपरेशन कितना लंबा चला? क्या बहुत लड़ाई हुई? नहीं, बहुत लंबा नहीं चला, बहुत संक्षिप्त था, सिर्फ 36 घंटे के अंदर। सिर्फ 36 घंटे? हाँ, 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगाली गवर्नर जनरल ने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए और गोवा आजाद हो गया? गोवा आजाद हो गया। और इस तरह पुर्तगाल भारत की धरती छोड़ने वाला आखिरी यूरोपियन कॉलोनियल पावर बना। आजादी के बाद क्या हुआ? क्या गोवा को तुरंत राज्य का दर्जा मिल गया? नहीं, तुरंत नहीं। पहले गोवा, दमन और दीव, इन तीनों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश मतलब यूनियन टेरिटरी बनाया गया। अच्छा। फिर 1967 में एक बहुत महत्वपूर्ण जनमत संग्रह हुआ, रेफरेंडम। किस बारे में? सवाल ये था कि क्या गोवा का महाराष्ट्र में विलय कर दिया जाए, लेकिन गोवा के लोगों ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाए रखना चुना। ये तो बड़ी बात थी। हाँ, बहुत बड़ी बात थी। और आखिरकार 30 मई 1987 को गोवा भारत का 25वां राज्य बना और कोंकणी को राजभाषा का दर्जा मिला। ये भी सुनने में आता है कि जब भारत ने ये कार्रवाई की जिसे हम मुक्ति कहते हैं, तो कई पश्चिमी देशों ने, मीडिया ने इसे आक्रमण या इन्वेजन कहा था। हाँ, कहा था। उस समय की जियोपॉलिटिक्स ऐसी थी, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति के बावजूद पश्चिमी देशों ने इसे अच्छा नहीं माना। और एक और बात कि जो सत्याग्रही थे, जिन्होंने इतनी कुर्बानियां दी, उन्हें भी स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा मिलने में काफी वक्त लग गया। जी हाँ, ये भी एक विडंबना है। उन्हें मान्यता मिलने में कई साल लगे। शायद 1998 में वाजपेयी सरकार के समय उन्हें औपचारिक दर्जा मिला। तो कुल मिलाकर देखें तो गोवा की आजादी की कहानी सिर्फ 450 साल के शासन के अंत की कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अपनी संस्कृति, अपनी पहचान, अपनी भाषा को बचाने के लिए एक बहुत लंबे और बहुआयामी संघर्ष की कहानी है। इसमें शांतिपूर्ण सत्याग्रह भी था और हथियारबंद क्रांति भी। एकदम सही कहा आपने, दोनों का योगदान रहा। बिल्कुल। और ये कहानी हमें सोचने पर भी मजबूर करती है। जैसे आपने नेटो और शीत युद्ध का जिक्र किया, तो श्रोताओं के लिए एक विचार ये हो सकता है कि सोचें, अगर मान लीजिए गोवा की मुक्ति कुछ साल पहले या शायद कुछ साल बाद हुई होती, तो उस वक्त के बदले हुए अंतर्राष्ट्रीय माहौल में भारत की गुटनिरपेक्ष छवि पर या दुनिया के बाकी देशों के साथ रिश्तों पर इसका क्या अलग असर पड़ सकता था। हाँ, ये सोचने वाली बात है। इतिहास में अगर मगर की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। जरूर। तो ये थी गोवा की आजादी की कहानी।